नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। अम्मा की अनसुनी कहानियां लेकर हाजिर हो गए हैं। जयललिता को दफना दिया गया है, लेकिन दफनाने के पीछे की वजह क्या है आप जानते हैं? क्यों शाम 4:30 बजे के बाद जयललिता की अंतिम यात्रा निकाली गई? क्यों आपको मालूम है? जयललिता के वो 3 शब्द जो वो अक्सर बोलती थी, या फिर ये कि अम्मा को आयरन लेडी क्यों कहते थे? जयललिता से जुड़ी ऐसी कई अनसुनी बातें हैं जो आज आपको बताएंगे। साउथ में 2 लोगों को असली सुपरस्टार माना जाता था, पहला रजनीकांत और दूसरी तमिलनाडु की अम्मा यानी जयललिता। ये दोनों ही तमिलनाडु के नहीं थे, लेकिन दोनों को जनता ने सर आंखों पर बिठाकर रखा था। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जयललिता का रजनीकांत कनेक्शन। तमिलनाडु की सियासत का रजनीकांत भी कहा जाता है, क्योंकि कर्नाटक से तमिलनाडु आकर जयललिता की जिंदगी जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गई। फिल्मी पर्दे की रंगीन दुनिया से लेकर राजनीति की दुनिया में किंग मेकर बनने की ये कहानी किसी मसाला साउथ इंडियन फिल्म को भी मात देती है। जयललिता का जन्म पुराने मैसूर स्टेट के मांड्या जिले में हुआ था, जो अब कर्नाटक का हिस्सा है। जयललिता ने पहले बेंगलुरु और बाद में चेन्नई में शिक्षा प्राप्त की। आज राजाजी हॉल पहुंचकर जयललिता को श्रद्धांजलि देने वालों में सुपरस्टार रजनीकांत भी शामिल हुए। अंतिम दर्शन के बाद भी रजनीकांत काफी देर तक वहां मौजूद रहे। शोक जताते हुए रजनीकांत ने कहा कि सिर्फ तमिलनाडु ने ही नहीं, बल्कि देश ने भी एक बहादुर बेटी को खोया है। जयललिता के निधन के बाद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर थी अम्मा को दफनाने की। हैरानी इसलिए क्योंकि जयललिता आयंगर ब्राह्मण थी और हिंदू धर्म में उनकी पूरी आस्था भी थी। फिर उन्हें दफनाने का फैसला क्यों लिया गया? क्या खुद जयललिता ने ऐसी कोई इच्छा जाहिर की थी? चेन्नई के मरीना बीच पर जयललिता के पार्थिव शरीर को उनके राजनीतिक गुरु एमजीआर के पास ही दफन किया गया है। जयललिता के अंतिम संस्कार की सारी रस्में उनकी दोस्त शशिकला ने निभाई। जयललिता आयंगर ब्राह्मण थी और इसकी परंपरा भी निभाती थी, लेकिन जयललिता की इच्छा के मुताबिक उनको एमजीआर के पास दफनाया गया है। द्रविड़ सभ्यता के जानकार दफनाने को द्रविड़ आंदोलन से जोड़कर देखते हैं। सारा मिलाकर के उन्होंने एक अनूठा एक मिश्रण ढूंढ लिया शायद उनके अंतिम संस्कार में, जिसमें उनके जो राजनीतिक आंदोलन और जो व्यक्तिगत जो आस्था और एक तरह की नई सोच तीनों को मिक्स किया गया हो। जानकारों के मुताबिक द्रविड़ आंदोलन के नेता नास्तिक होते हैं, सैद्धांतिक रूप से ईश्वर और पारंपरिक रस्मों को नहीं मानते। इनको चंदन की लकड़ी और गुलाब जल के साथ दफन किया जाता है। जयललिता से पहले पेरियार, अन्नादुरई और एमजी रामचंद्रन जैसी शख्सियतों को भी इसी सोच और परंपरा के मुताबिक दफनाया गया था। जयललिता के अंतिम संस्कार का वक्त शाम 4:30 बजे ज्योतिष में उनकी आस्था की वजह से ही रखा गया था। 4:30 बजे के बाद ही अंतिम यात्रा का वक्त निर्धारित करने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। जिंदगी भर अम्मा ज्योतिष के हिसाब से फैसले लेती रही और अंतिम विदाई का समय भी ग्रहों की गणना के बाद ही तय हुआ। जयललिता को अंग ज्योतिष और पंचांग से निकाले गए मुहूर्त पर बहुत यकीन था। बताया जा रहा है कि पंचांग के मुताबिक बुधवार को अष्टमी तिथि थी और जयललिता 8 अंक अपने लिए शुभ नहीं मानती थी, इसलिए उनकी अंतिम यात्रा बुधवार के बदले मंगलवार को रखी गई। अंतिम संस्कार का समय यानी शाम 4:30 बजे के बाद का वक्त भी पंचांग के हिसाब से तय किया गया। मंगलवार को दोपहर 3:30 से लेकर शाम के 4:30 बजे तक राहुकाल है और इसी काल में कोई काम नहीं किया जाना चाहिए। अपने हर फैसले से पहले जयललिता पंचांग दिखवाती थी। ज्योतिष शास्त्र में जयललिता की आस्था देखते हुए उनकी अंतिम यात्रा शुरू करने का समय भी शाम 4:30 बजे के बाद तय किया गया। जयललिता की जिंदगी और उनकी आदतों के बारे में कई बातें मशहूर हैं। कहते हैं कि बिना ज्योतिषी के सलाह लिए वो ना कोई फैसला लेती और ना ही प्लान बनाती थी। पंचांग से मुहूर्त निकाले बिना शायद ही उन्होंने कोई बड़ा फैसला आज तक लिया हो। न केवल राजनीतिक फैसलों बल्कि तमिलनाडु के प्रशासनिक काम के लिए भी ज्योतिष का सहारा लिया जाता था। जयललिता की जिंदगी और उनकी दिलचस्प आदतों के बारे में कई बातें मशहूर हैं। कहते हैं कि बिना ज्योतिषी की सलाह लिए वो ना कोई फैसला लेती है और ना ही प्लान बनाती है। कहते हैं कि जब 1999 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से उन्होंने समर्थन वापस लिया, तो फैसले के पीछे राजनीतिक मतभेदों के साथ साथ ज्योतिष की भविष्यवाणी का बड़ा हाथ था। समर्थन वापसी की घोषणा से पहले जयललिता ने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया था। ज्योतिषियों ने उन्हें बताया था कि वो समय उनके लिए अशुभ हो सकता है, इसलिए अम्मा कई घंटे तक होटल के कमरे में बंद रही। माना जाता है कि उनके ज्योतिष ने ही समर्थन वापसी की घोषणा का सही समय बताया था। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह रद्द कर दिया था, क्योंकि उन्हें जानकारी मिली कि कार्यक्रम का मुहूर्त शुभ नहीं है। अंग ज्योतिष पर भरोसे के कारण 2011 में उन्होंने अपने नाम में एक अतिरिक्त ए अक्षर जोड़ लिया था।
चुनाव जीतने से पहले उनके नाम जयललिता में 11 अक्षर थे, लेकिन एक और ए जुड़ जाने के बाद उनका नाम 12 अक्षरों का हो गया था। जब जयललिता गुस्से में होती थी तो वो सिर्फ 3 शब्दों में इसका इजहार कर देती थी, अफसर हो या नेता। इन 3 शब्दों को सुनकर सब चुप हो जाते थे। नेताओं और सरकारी अधिकारियों को अच्छी तरीके से पता था कि जयललिता के कहे इन 3 शब्दों के बाद अब उनके पास कहने और जिरह करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अम्मा के 3 शब्द थे यू डोंट नो। अंग्रेजी के इन शब्दों का मतलब होता है तुम नहीं जानते, और जब भी किसी पार्टी नेता या फिर बड़े अधिकारी पर इन शब्दों का वज्रपात होता था तो वो समझ जाते कि अम्मा ने अपना फैसला सुना दिया है। यू डोंट नो ये शब्द शायद आपको बहुत सामान्य लगते हो, लेकिन तमिलनाडु में अम्मा के साथ काम करने वाले लोगों को ये पता था कि जब अम्मा यू डोंट नो बोले तो बातचीत का सिलसिला वहीं खत्म हो जाता था और जयललिता के सामने बोलने और सफाई देने की मियाद वहीं खत्म हो जाती थी। पार्टी और सरकार में जयललिता के सामने कोई दूसरा बोलने की हिम्मत नहीं करता था और अम्मा को ना सुनने की आदत भी नहीं थी। शायद तभी उनको तमिलनाडु की आयरन लेडी भी कहते थे। जयललिता पार्टी नेताओं और अधिकारियों के बीच बेहद सख्त मानी जाती थी। कहा जाता है कि उन्हें ना सुनने की आदत नहीं थी और ऑन द स्पॉट फैसले लेने में भी अम्मा देर नहीं करती थी। अगर अफसर कोई सुझाव देते तो उसी वक्त वो फैसला लिया जाता था, लेकिन जिन लोगों पर जयललिता भरोसा करती उसे मनमाना फैसला लेने का अधिकार भी मिला हुआ था। गरीबों की भलाई की राजनीति करने में अम्मा का रोल एकदम साफ और सीधा था। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सेक्रेटरिएट में काम करने वाले अधिकारियों और सचिवों के मुताबिक जयललिता अपने फैसले बड़ी जल्दी लेती थी और जो उनके फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत करता उन पर अम्मा का गुस्सा बरसता था। कई सुनी कहानियों के मुताबिक मीटिंग के लिए जयललिता पूरी तैयारी के साथ आती थी। पुरानी मीटिंग की बातें याद रखने की उनकी याददाश्त भी कमाल की थी और किसी भी प्रॉब्लम को समझने की उनकी काबिलियत शानदार थी। बताया जाता है कि उनके पास एक डायरी थी जिसमें तमिलनाडु में काम कर रहे सभी आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारियों की जानकारी होती थी। अधिकारियों के ट्रांसफर और प्रमोशन के फैसले लेने से पहले वो ये डायरी जरूर देखती थी। अक्सर अम्मा का फैसला सधा हुआ और तुरंत आता था, इसलिए कहते हैं कि अम्मा का फैसला ऑन द स्पॉट होता था। उनके आसपास कम ही ऐसे लोग थे जिन पर अम्मा आंख मूंद कर भरोसा करती थी, लेकिन जिन्हें उनका विश्वास हासिल था वो हर फैसला लेने को आजाद थे। एक इंटरव्यू में जयललिता ने कहा था कि वो रोज सुबह 4 बजे उठ जाती है और अगले 21 घंटे तक जगी रहती है। जयललिता की जिंदगी में 2 बार ऐसे मौके आए जब उन्हें सबके सामने बेइज्जती का सामना करना पड़ा। पहली बार जब उनके राजनीतिक गुरु एमजीआर का निधन हुआ, तब जयललिता को उनके पास भी नहीं जाने दिया गया था। हालांकि उन्हें कम बैक क्वीन का नाम भी इस ट्रेजेडी के बाद ही दिया गया, क्योंकि हमेशा मुश्किलों का सामना करने के बाद जया और भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आई। एमजीआर की मौत के बाद जयललिता बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। 24 दिसंबर 1987 को एमजी रामचंद्रन के निधन के बाद जयललिता को काफी अपमान सहना पड़ा। तब एमजीआर की पत्नी जानकी के समर्थकों ने जया को उनके घर तक में नहीं घुसने दिया था। एमजीआर के घर का हर दरवाजा जयललिता के लिए बंद कर दिया गया था। चेन्नई के राजाजी हॉल में रखे एमजीआर के पार्थिव शरीर तक किसी तरह जयललिता पहुंची। दूर रखने की कोशिश और अपमान सहने के बाद भी 3 दिनों तक एमजीआर के शव के साथ जया मौजूद रही। अंतिम संस्कार में भी जयललिता को अपमान सहना पड़ा। तब एमजीआर की पत्नी जानकी के समर्थकों ने उन्हें वहां रुकने नहीं दिया, लेकिन इस सब के बावजूद जयललिता ने खुद को एमजीआर की विरासत का असली दावेदार बताया और 2 साल बाद 1989 के चुनाव में जीत हासिल करके तमिलनाडु में नेता विपक्ष बनकर ये साबित भी कर दिया। चेन्नई के राजाजी हॉल से जयललिता का ट्रेजेडी कनेक्शन भी अजीब है। जिस राजाजी हॉल में जयललिता का पार्थिव शरीर आज मौजूद था, वहीं पर 29 साल पहले एमजीआर को भी अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। एमजीआर के निधन के बाद का अपमान जयललिता का पहला और आखिरी नहीं था। 1989 में तमिलनाडु विधानसभा में उनके साथ इतनी बदतमीजी हुई, जिसके बाद जयललिता ने सदन में ना घुसने की कसम खाई थी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 1989 में जयललिता के गुट ने 27 सीटें जीत ली थी और वो विपक्षी नेता बन गई। लेकिन 25 मार्च 1989 को तमिलनाडु की विधानसभा में जो कुछ भी हुआ, उसने लोगों में जयललिता के प्रति सहानुभूति बढ़ा दी। सत्ता पक्ष यानी डीएमके के सदस्यों और एआईएडीएमके के सदस्यों के बीच सदन में हाथापाई हो गई और जयललिता के साथ भी जोर जबरदस्ती की गई। अपनी फटी हुई साड़ी के साथ जयललिता विधानसभा के बाहर आ गई। ये वो दिन था जब जयललिता ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री बनकर ही सदन में लौटेंगी, वरना कभी नहीं। इसके 2 साल बाद ही 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद हुए चुनावों में जयललिता ने कांग्रेस से चुनावी समझौता किया। एआईएडीएमके और कांग्रेस गठबंधन ने 234 में से 225 सीटें जीत ली, जिसके बाद जयललिता पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। जयललिता ने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था।
वो एक अभिनेत्री रह चुकी थी। उनके साथ ऐसी तमाम चीजें जुड़ी थी जो उन्हें कामयाब होने से रोक सकती थी, लेकिन धारा से खिलाफ चलना मानो अम्मा की खासियत थी। विरोधियों के चैलेंज को स्वीकार करके वो हमेशा आगे बढ़ती रही। आप ऐसा समझिए कि अगर अम्मा नाकामी कोई गाड़ी होती तो उसमें नाम की, अगर अम्मा नाम की कोई गाड़ी होती तो उसमें बैक गियर नाम की कोई चीज नहीं होती। जयललिता उस द्रविड़ पार्टी की प्रमुख बनी जिसकी नींव ब्राह्मणों के विरोध के लिए पड़ी। अम्मा अपने मेंटर एमजीआर की जगह लेने में कामयाब रही, जिन्हें देवता की तरह माना जाता था। जयललिता का पूरा नाम जयललिता जयराम है। उनका जन्म एक तमिल अय्यर परिवार में 24 फरवरी 1948 को हुआ था। उनके परिवार के बहुत से लोगों के नाम के साथ जय का उपसर्ग लगाया जाता है। इससे ये भी पता चलता है कि उनके परिवार के संबंध मैसूर के महाराजा जय चामराज वाडियार के साथ थे। राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जयललिता ने ये भी साबित कर दिया कि फिल्मी पर्दे से राजनीतिक मंच का सफर तय करना उन्हें अच्छी तरह आता है। ये हरा रंग देख रहे हैं। जयललिता अक्सर हरे रंग की साड़ी पहनती थी। इसके पीछे उनके ज्योतिष विश्वास की बात कही जाती है। जयललिता के ऑफिस में भी हरे रंग की ही चीजें ज्यादा होती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जयललिता ने दिल्ली आने पर बैठने के लिए खास कुर्सी बनवाई थी? दिल्ली के तमिलनाडु भवन में ये कुर्सी रखी रहती थी। पीएम हाउस से लेकर प्रेसिडेंट हाउस तक जहां भी वो जाती ये कुर्सी साथ होती। अम्मा हमेशा अपनी खास कुर्सी पर बैठा करती थी। जब भी वो दिल्ली आती तो एक खास कुर्सी भी लाई जाती थी। जब अम्मा दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचती तो उनकी स्पेशल कुर्सी भी नॉर्थ ब्लॉक आती थी। बताया जाता है कि सागवान की लकड़ी से उनके लिए खास कुर्सी बनवाई गई थी। अक्सर वो हरे रंग की साड़ी पहनती थी। कहते हैं कि ये सारी बातें उनकी पसंद नहीं बल्कि ज्योतिष के सुझाए उपाय थे। ज्योतिष के मुताबिक हरा रंग उनके लिए लकी था। इसी वजह से वो आमतौर पर हरी साड़ियाँ पहना करती थी। हरे रंग की कलम से लिखती और कई दूसरी चीजें भी हरे रंग की ही इस्तेमाल करती थी। जयललिता तमिलनाडु की सियासत के शिखर पर पहुंची और लोगों के दिलों पर राज किया। लेकिन जयललिता का सियासी करियर विवादों से अछूता नहीं रहा। जयललिता के दत्तक पुत्र की शादी में पानी की तरह पैसा बहाने के विवाद हो या फिर उनके घर से मिली 10,000 साड़ियां और 750 जोड़ी जूते, विवादों से उनका रिश्ता हमेशा रहा। जयललिता पर हमेशा आलीशान रहन सहन और पानी की तरह पैसा बहाने का आरोप लगा। 7 सितंबर 1995 को उनके दत्तक पुत्र सुधाकरन की शादी में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। 50 एकड़ में पंडाल बना और तकरीबन 1.5 लाख मेहमान शरीक हुए थे। दुनिया की सबसे महंगी शादी के तौर पर ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज भी हुई। इस शादी के कारण जयललिता को कानूनी पचड़ों में पड़ना पड़ा। बताया जाता है कि यही शादी 1996 के चुनावों में उनकी हार की वजह बनी। 1996 में जयललिता की संपत्तियों पर पड़े छापे में 10,500 साड़ियां, 750 जोड़ी सैंडल्स, हीरो से जड़ा 1.5 किलो का गोल्ड वेस्ट बेल्ट, 886 किलो चांदी और 28 किलो सोना मिला था। 18 साल बाद आय से अधिक संपत्ति के केस में उन्हें 4 साल की सजा भी सुनाई गई और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी। ये अम्मा की अनसुनी कहानियां आपके सामने थी। ये कहानियां आपने सुन ली है, लेकिन अम्मा जिस तरीके से रही है गरीबों के दिल में, वो कहानी बनकर नहीं रहेगी, वो जिंदा रहेगी।